नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लालू परिवार 600 करोड़ के घोटाले में फंसा। लैंड फॉर जॉब केस में अब तेजस्वी को सीबीआई का समन, ईडी को 1 करोड़ कैश मिले। जी हां दोस्तों, नौकरी के बदले जमीन केस में परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने कहा है कि यह 600 करोड़ का घोटाला है। जांच में पता चला है कि 350 करोड़ के प्लॉट और 250 करोड़ रुपए लेन देन हुए हैं। 24 जगह छापे मारे गए, इनमें से 1 करोड़ कैश मिले हैं। रेलवे के विभिन्न जोन में ग्रुप डी की भर्ती में 50% कैंडिडेट्स की भर्ती लालू परिवार के चुनावी क्षेत्रों से हुई। इधर ईडी की रेड के बाद सीबीआई भी एक्टिव हो गई है। जांच एजेंसी ने शनिवार को बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए समन भेजा और आज ऑफिस आने के लिए कहा। इससे पहले 4 फरवरी को भेजा गया था। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक तेजस्वी की पत्नी की तबीयत खराब होने की वजह से सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगी। उन्होंने वक्त मांगा है। ईडी की रेड के बाद उनकी पत्नी को शुक्रवार को अस्पताल में भर्ती किया गया था। वे गर्भवती हैं। छापे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम जब साथ आते हैं तो रेड शुरू हो जाती है। 2017 में भी ऐसा ही हुआ था और अब 5 साल बाद भी वही हो रहा है। इधर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने शनिवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश और लालू पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लालू परिवार ने नौकरी के बदले जमीन ली है, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। नीतीश कुमार अवसरवादी नेता हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह बोले, सारे नेताओं का एनकाउंटर करवा दिया जाए तो पीएम मोदी सुकून से 8 घंटे सो पाएंगे। जी हां दोस्तों, आए दिन विपक्षी दल केंद्र सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली की आबकारी नीति को लेकर तिहाड़ जेल में बंद किए गए मनीष सिसोदिया को लेकर आम आदमी पार्टी भी मोदी सरकार पर निशाना साध रही है। इसी बीच शनिवार को आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा है कि विपक्ष को मार दिया जाएगा तो मोदी चैन से सो पाएंगे। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने ट्वीट किया कि वैसे मेरा एक सुझाव था, अगर विपक्ष के सारे नेताओं का एनकाउंटर करवा दिया जाए तो कम से कम पीएम मोदी सुकून से 8 घंटे सो पाएंगे। न विपक्ष रहेगा न लोकतंत्र, बचेगी तो सिर्फ तानाशाही। दरअसल सीबीआई ने दिल्ली की आबकारी नीति, जिसे अब वापस ले लिया गया है, में कथित गड़बड़ी के मामले में गिरफ्तार दिल्ली के डिप्टी सीएम को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद ईडी ने इसी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में भी जांच की और इसको लेकर सिसोदिया को फिर से तिहाड़ जेल से ही गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेता सिसोदिया को 17 मार्च तक ईडी रिमांड पर भेज दिया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। चीन को रोकने की तैयारी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन करने वाले हैं बड़ी घोषणा। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 13 मार्च 2023 को सैन डियागो में ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के नेताओं से मिलने वाले हैं ताकि ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बियां दी जा सके। ये पनडुब्बियां कैनबरा डिफेंस प्रोजेक्ट के तहत दी जा रही है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने मिलकर ऑकस प्लान की घोषणा 2021 में की थी ताकि इंडो पैसिफिक इलाके में चीन को काउंटर किया जा सके। हालांकि दोस्तों, सवाल ये उठ रहा है कि अमेरिका में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के नियम बहुत सख्त हैं। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया को कितने समय में इन पनडुब्बियों की डिलीवरी होगी। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से 5 वर्जीनिया क्लास न्यूक्लियर पावर्ड पनडुब्बियां खरीद रहा है। खरीद की तय सीमा 2030 है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। स्वाति मालीवाल ने पिता पर लगाया यौन शोषण का आरोप। कहा, मेरी चोटी पकड़कर दीवार से टकरा देते थे, कई रातें बिस्तर के नीचे बिताई। जी हां दोस्तों, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने बताया कि बचपन में मेरे पिता मेरा यौन शोषण करते थे। इसकी वजह से मैं अपने ही घर में डर कर रहती थी। वो बिना वजह मुझे पीटते थे, चोटी पकड़कर सर दीवार पर टकरा देते थे। डर की वजह से मैंने कई रातें तो बिस्तर के नीचे छिपकर बताई। स्वाति ने शनिवार को दिल्ली में डीसी अवार्ड्स कार्यक्रम में अपना दर्द बयां किया। स्वाति ने कहा कि मुझे अभी तक याद है कि मेरे फादर मेरे साथ यौन शोषण करते थे। जब वो घर में आते थे तो मुझे बहुत डर लगता था। मैंने न जाने कितनी रातें बिस्तर के नीचे बिताई। मैं डर कर सहम कर कांपती रहती थी। उस वक्त मैं सोचती थी कि ऐसा क्या करूं जिससे इस तरह के सभी आदमियों को सबक सिखा सकूं। मैं कभी नहीं भूल सकती कि मेरे फादर को इतना गुस्सा आता था कि वो कभी भी मेरी चोटी पकड़कर मुझे दीवार पर टकरा देते थे। मेरा खून बहता रहता था, बहुत तड़प महसूस होती थी। उस तड़प से मेरे मन में यही चलता रहता था कि कैसे इन लोगों को सबक सिखाऊं। मेरी जिंदगी में मेरी माँ, मेरी मौसी, मौसाजी और मेरे नाना नानी जी न होते तो मुझे नहीं लगता कि मैं बचपन के उस ट्रॉमा से बाहर निकल पाती, न ही आपके बीच में खड़े होकर इतने बड़े बड़े काम कर पाती। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। घर बैठे ही वोट डाल सकेंगे 80 साल प्लस के बुजुर्ग। चुनाव आयोग ने बताई वोट फ्रॉम होम की प्रक्रिया।
जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग ने शनिवार को कहा है कि उसने कर्नाटक के आगामी विधानसभा चुनाव में 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और दिव्यांगों के लिए घर से मतदान यानी कि वोट फ्रॉम होम की सुविधा शुरू कर दी है। आयोग ने इसके साथ ही बताया कि राज्य में युवा वोटरों की संख्या बढ़ी है। वहीं करीब 17,000 ऐसे वोटर्स हैं जिनकी उम्र 100 साल के पार जा चुकी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बेंगलुरु में चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तैयारियों की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहली बार निर्वाचन आयोग 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को यह सुविधा देने जा रहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सीईओ राजीव कुमार ने कहा है कि हमारी टीम फार्म 12D के साथ ऐसे मतदाताओं के पास जाएगी जिनके साथ ही उन्होंने कहा कि हालांकि हम 80 साल से अधिक उम्र के लोगों और इस सुविधा का लाभ नहीं लेने वाले लोगों को मतदान केंद्र पर आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, H3N2 के खतरे के बीच दुनिया से कब खत्म होगा कोरोना वायरस, वैज्ञानिकों ने लगाया यह अनुमान। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। कोरोना महामारी के 3 साल पूरे हो चुके हैं। 3 साल यानी कि 11 मार्च 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया था। 3 साल बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। अब दुनिया में नए वायरस का खौफ है। भले ही कोरोना सबके लिए जानलेवा न हो, लेकिन ये निष्क्रिय होकर भी बहुत हद तक हमारे साथ। ऐसे में यह जरूरी है कि इससे क्या सीख लेनी चाहिए। दरअसल दोस्तों, SARS-CoV-2 जिसे हम कहते हैं कोरोना, यह वायरस जो कोविड का कारण बनता है के प्रति शुरू में एक धीमी वैश्विक प्रतिक्रिया थी। इससे वायरस को पैर जमाने का मौका मिल गया, जिससे अप्रत्याशित रूप से तेजी से वायरल फैलता चला गया। महामारी के 3 साल बाद अधिकांश देशों में लगभग सभी कोविड प्रोटोकॉल हट चुके हैं। इसके बावजूद यह साफ है कि कोरोना के वायरस ने दुनिया भर में कड़ा प्रहार किया है। अब तक लगभग 68 करोड़ से अधिक संक्रमण और 68 लाख से अधिक मौतें दर्ज हुई है, जबकि असल आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। फिलहाल दोस्तों, भारत में H3N2 नाम का नया वायरस आ गया है, जिससे भी बीमारियां फैल रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, G20 समिट में भाग लेने भारत आ सकते हैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन, तैयार हो रहा शेड्यूल। जी हां दोस्तों, दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेजी से चल रही। इसी बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भी भारत आने की पूरी संभावनाएं हैं। ब्लूमबर्ग ने अधिकारियों के हवाले से बताया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सितंबर में भारत की राजधानी नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग ले सकते हैं। खबरों के अनुसार पुतिन के कार्यक्रम के लिए सहमति देने के लिए क्रेमलिन काम कर रहा है। रूसी राष्ट्रपति के भारत आने को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि जारी नहीं की गई है। हालांकि भारत ने औपचारिक रूप से पुतिन को आमंत्रित किया है और क्रेमलिन ने इसे स्वीकार कर लिया है। रिपोर्ट में आगे उल्लेख किया गया है कि क्रेमलिन व्लादिवोस्तोक में एक वार्षिक आर्थिक मंच के लिए तैयार हो रहा है, जो सितंबर 9 से 10 शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या के लिए निर्धारित किया गया था। ब्लूमबर्ग ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि पुतिन को इसके लिए फ्री रखने और भारत और चीन के वरिष्ठ अधिकारियों के मंच में भाग लेने की संभावना को खोलने के लिए इसे 1 सप्ताह बाद आगे बढ़ा दिया गया। यानी कि दोस्तों, पुतिन इस युद्ध के बाद में पहली बार इतने बड़े मंच पर प्रमुखता से भाग लेंगे। इससे पहले G20 जितने बड़े मंच पर पुतिन अभी तक नहीं गए हैं जब से रूस यूक्रेन वॉर छिड़ी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, चीन से नजदीकी बढ़ा रहा नित्यानंद का कैलासा, जिनपिंग की फोटो के साथ किया यह ट्वीट। जी हां दोस्तों, विवादास्पद भगोड़ा स्वयंभू धर्मगुरु नित्यानंद भारत के खिलाफ एक नई साजिश रच रहा है। वह अपना तथाकथित देश यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा स्थापित करने के बाद भारत के दुश्मन देशों से अपनी नजदीकी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उसने इसकी शुरुआत चीन से की है। दरअसल दोस्तों, शी जिनपिंग को तीसरी बार चीन का राष्ट्रपति बनाया गया है। वहीं भगोड़े नित्यानंद ने अपने तथाकथित देश की ओर से शी जिनपिंग को राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी है। नित्यानंद ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, हम आपको राष्ट्रपति के रूप में एक सफल कार्यकाल पूरा करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आपके महान देश, यहाँ के लोगों और कैलासा के बीच लंबे समय तक चलने वाले मैत्रीपूर्ण संबंधों की आशा रखता हूँ। उसने लिखा है कि परम शिव का आशीर्वाद चीन के लोगों पर बना रहे। दोस्तों, नित्यानंद अपहरण और बलात्कार का आरोपी है। वह साल 2019 में देश छोड़कर भाग गया था। कुछ साल बाद पता चला कि उसने अपना अलग देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा बना लिया है। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत से भागने के बाद नित्यानंद ने दक्षिणी अमेरिका के इक्वाडोर में जमीन खरीदी और उसे अलग देश कैलासा घोषित कर दिया। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, होली पर जापानी लड़की को छेड़ने वाले हिरासत में, जबरदस्ती रंग लगाने वाले 3 लड़कों में से एक नाबालिग लड़की ने भारत छोड़ा। जी हां दोस्तों, दिल्ली में होली के दिन जापानी लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले 3 लड़कों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसमें एक लड़का नाबालिग है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने अपनी गलती कबूल कर ली है। पुलिस ने जानकारी दी है कि पहाड़गंज में रह रही जापानी लड़की ने भारत छोड़ दिया है और वो बांग्लादेश चली गई है। पुलिस ने यह भी बताया कि उन्होंने जापानी एम्बेसी को लिखकर लड़की को पहचानने में मदद मांगी, लेकिन एम्बेसी ने बताया कि उन्हें ऐसी किसी घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। डिप्टी पुलिस कमिश्नर संजय कुमार सेन ने बताया कि सही जानकारी निकालने के लिए वीडियो को एनालाइज किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लड़की जापान से पहली बार भारत होली खेलने आई थी। इसी घटना का वीडियो खुद लड़की ने शेयर किया था, लेकिन बाद में अकाउंट से हटा लिया गया। अब वह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि लड़कों का एक ग्रुप एक जापानी लड़की के साथ जबरन होली खेल रहा है। एक लड़के ने लड़की को जबरदस्ती पकड़ा और उसे रंग लगाया। वह नहीं बोलती रही, पर लड़के नहीं माने। एक लड़के ने उसके सिर पर अंडा फोड़ दिया। लड़की जैसे ही वहां से निकलने लगी तो एक शख्स ने उसे पकड़ने की कोशिश की। ऐसे में लड़की ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने हैरानी जताई कि पास खड़े लोगों ने लड़की को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बीकेयू नेता राकेश टिकैत और उनके परिवार को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला दिल्ली से हुआ गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत को किसान आंदोलन से अलग ना होने पर उनको व उनके परिवार को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके बाद से राकेश टिकैत व उनका परिवार काफी परेशान था। राकेश टिकैत की शिकायत पर पुलिस ने शनिवार को धमकी देने वाले युवक को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। यह जानकारी शनिवार को पुलिस ने दी है। भोरा कला थाना प्रभारी अक्षय शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि फोन करने वाले व्यक्ति की पहचान विशाल के रूप में हुई है, जिसे गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। युवक दिल्ली का रहने वाला है, जिसे मुजफ्फरनगर की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अक्षय शर्मा ने बताया कि शिकायत में कहा गया था कि एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर धमकी दी थी कि अगर राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन से खुद को अलग नहीं किया तो उन्हें व उनके परिवार को बम से उड़ा दिया जाएगा, जिसके बाद से उनका पूरा परिवार काफी दहशत में था। पुलिस में शिकायत न करने की भी युवक ने हिदायत दी थी। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। भारत अमेरिका के बीच सेमीकंडक्टर चिप बनाने पर करार, लोकल मैन्युफैक्चरिंग से सस्ते होंगे कंप्यूटर और मोबाइल फोन, अभी दूसरे देशों पर निर्भर है भारत। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में सेमीकंडक्टर की सप्लाई बढ़ाने के लिए भारत और अमेरिका मिलकर काम करेंगे। इस संबंध में शुक्रवार को इंडो यूएसए कमर्शियल डायलॉग के दौरान दोनों देशों के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझौता साइन किया गया। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने इसकी जानकारी दी है। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के बुलावे पर अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी जीना रायमोंडो भारत अमेरिका सीईओ फोरम में भाग लेने के लिए दिल्ली आई थी। इस समझौते के मुताबिक दोनों देश सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को इनोवेशन के सेक्टर में पार्टनरशिप को लेकर काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर यानी कि एक छोटे से चिप को लेकर बड़ी लड़ाई चल रही है। एक और जहां चीन अमेरिका के प्रतिबंधों को झेल रहा है, वहीं कई अमेरिकी कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर पार्ट की सप्लाई चेन में भारतीय कंपनियों के साथ काम करना चाहती है। भारत ने चिप और डिस्प्ले उत्पादन के लिए 1000 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना भी शुरू की है। ऐसे में भारत अमेरिका के बीच हुई इस डील से दोनों देशों को फायदा होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इस हफ्ते सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट, सोना 56,000 और चांदी 62,000 के नीचे आई। कैरेट के हिसाब से जाने गोल्ड की कीमत। जी हां दोस्तों, इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ की वेबसाइट के अनुसार सराफा बाजार में इस हफ्ते की शुरुआत यानी कि 6 मार्च को सोना 56,108 रुपए पर था, जो कि अब 11 मार्च को 55,669 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया, यानी कि इस हफ्ते इसकी कीमत 439 रुपए कम हुई है। IBJ की वेबसाइट के अनुसार इस हफ्ते चांदी में 2,500 रुपए से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। इस हफ्ते की शुरुआत में यह 64,293 रुपए पर थी, जो अब 61,791 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है, यानी कि इस हफ्ते इसकी कीमत 2,502 रुपए कम हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सतीश कौशिक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिला कई बीमारियों का जिक्र, फार्म हाउस पर मिली दवाइयों को जांच कर रही है पुलिस। जी हां दोस्तों, एक्टर डायरेक्टर सतीश कौशिक की मौत के मामले में पुलिस को डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई है। इसमें यूं तो साफ तौर पर मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट को बताया गया है। इसी के साथ रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उनकी हाइपरटेंशन और शुगर की मेडिकल हिस्ट्री भी थी। अभी तक की जांच में किसी तरह की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत का कोई सबूत नहीं मिला है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सतीश कौशिक जिस फार्म हाउस पर मौजूद थे, वहां पार्टी में 20
से 25 लोग शामिल थे। अब उन सभी को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। पुलिस ने फार्म हाउस की करीब 7 घंटे की सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में लिया है और इसकी जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा है। सतीश कौशिक की मौत के बाद पुलिस की क्राइम टीम और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची थी और तो वहां पर जांच की गई। इस दौरान पुलिस को कुछ संदिग्ध दवाइयां मिली थी जिन्हें फिलहाल जांच के लिए भेजा गया है और उनकी रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कोई प्रतिबंधित दवाई नहीं मिली है। जो दवाई मिली है उनमें कौन कौन से साल्ट थे ये पता किया जा रहा है। हालांकि दवाइयों के मिलने और सतीश कौशिक की मौत का सीधा संबंध अभी तक पुलिस को नहीं मिला है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूएस का सिलिकॉन वैली बैंक बंद, लगातार घाटे और फंडिंग न मिलने से शेयर 60% गिरे। अमेरिकी इतिहास में बैंक डूबने का दूसरा बड़ा मामला। जी हां दोस्तों, अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक सिलिकॉन वैली बैंक को रेगुलेटर्स ने बंद करने का आदेश दिया है। कैलिफोर्निया के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन और इनोवेशन ने यह आदेश जारी किया है। बैंक की मूल कंपनी एसवीबी फाइनेंशियल्स ग्रुप के शेयर में 9 मार्च को करीब 60% की गिरावट आई। इसके बाद इसे कारोबार के लिए रोक दिया गया था। यह अमेरिका के इतिहास में 2008 की वित्तीय संकट के बाद अब तक का सबसे बड़ा फेल्योर है। राइटर्स के मुताबिक एसवीबी के शेयर गिरने की वजह से पिछले 2 दिनों में अमेरिकी बैंकों को स्टॉक मार्केट में $100 अरब का नुकसान पहुंचा है। वहीं यूरोपियन बैंकों को $50 अरब का घाटा हुआ है। फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एफडीआईसी ने शुक्रवार को सिलिकॉन वैली बैंक टेक ओवर करने की घोषणा की। इसके साथ ही इसे ग्राहकों का पैसा सुरक्षित रखने की भी जिम्मेदारी दी गई। सिलिकॉन बैंक अब 13 मार्च को खुलेगा, जिसके बाद सभी इंश्योर्ड डिपॉजिटर्स के पास अपने डिपॉजिट्स को निकालने की छूट रहेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत पहली पारी में 279 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 14 महीने और 15 पारियों के बाद कोहली की 50, गिल ने जमाया साल का 5वां शतक। जी हां दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को जोरदार जवाब दिया। टीम ने पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया के 480 रन के जवाब में 3 विकेट पर 279 रन बना लिए हैं। भारत अब भी 191 रन से पीछे। मुकाबले के तीसरे दिन शनिवार को खेल समाप्त होने के बाद विराट कोहली 59 रन और रविंद्र जडेजा 16 रन पर नाबाद लौटे। अहमदाबाद के दोस्तों मोदी स्टेडियम में भारत ने 36 रन बिना किसी विकेट के अपनी पारी को आगे बढ़ाया। शुभमन गिल 128 रन ने शतक जमाया। उन्होंने इस साल का अपना 5वां इंटरनेशनल शतक बनाया है। गिल ने कप्तान रोहित शर्मा 35 और पुजारा 42 रन और कोहली तीनों के साथ अर्धशतकीय साझेदारियां की। गिल के आउट होने के बाद कोहली ने कमाल संभाली और अर्धशतक जमाया। उनके बल्ले से 14 महीने और 15 पारियों के बाद अर्धशतक आया है। इससे पहले कोहली ने 11 जनवरी 2022 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 50 जमाई थी। वहीं दोस्तों इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने भी बड़ा रिकॉर्ड बनाया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के इंटरनेशनल क्रिकेट में 17,000 रन अब पूरे हो गए हैं। दोस्तों रोहित शर्मा ऐसा करने वाले छठे भारतीय बल्लेबाज हैं। उनसे पहले सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी के साथ ही वीरेंद्र सहवाग भी ऐसा कर चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एमपी, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में बीजेपी पर संकट। मध्य प्रदेश में 80 सीटें ही पक्की। छत्तीसगढ़ में सीएम फेस नहीं, कर्नाटक जीत पाना है मुश्किल। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक 3 राज्य जहां चुनाव करीब हैं और बीजेपी अपने लिए मुश्किलें देख रही है। यहां सरकार बन ही जाएगी, पार्टी इसका दावा नहीं कर पा रही है। वजह भी दिख रही है, लेकिन लीडरशिप के पास कोई उपाय नहीं है। मध्य प्रदेश में पार्टी के सर्वे से पता चला है कि सीटें 100 से कम ही रहेंगी और इतने में सरकार नहीं बन सकती। छत्तीसगढ़ में पार्टी के पास कोई सीएम फेस ही नहीं है। कर्नाटक में एंटी इनकम्बेंसी का तोड़ नहीं मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सीएम ए.के. स्टालिन बोले इंदिरा गांधी ने डीएमके से कहा था आपातकाल का विरोध मत करो। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने शनिवार को कोयम्बटूर में आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा कि एम करुणानिधि ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बात नहीं मानी थी, इससे वो काफी नाराज थी। स्टालिन ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनकी पार्टी द्रविड़ मुद्रेत करशम डीएमके से इमरजेंसी का विरोध नहीं करने का अनुरोध किया था, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री दिवंगत एम करुणानिधि ने लोकतंत्र को अपनी सरकार से ऊपर रखकर इसका विरोध किया, जिसके कारण उनकी सरकार गिर गई। स्टालिन ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि दिवंगत इंदिरा गांधी ने करुणानिधि को यह संदेश देने के लिए अपने लोग भेजे थे कि उन्हें 1975 में लागू आपातकाल का विरोध नहीं करना चाहिए और यदि उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया तो डीएमके सरकार को बर्खास्त कर दिया जाएगा। इस जनसभा के दौरान अन्ना मुद्रक और डीएमके सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के 4000 से अधिक लोग डीएमके में शामिल हुए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
योगी के मंत्री ने ओम प्रकाश राजभर को बताया मनोरंजन का साधन, अखिलेश यादव पर किया बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम एवं सेवा योजना मंत्री अनिल राजभर ने शनिवार को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उन्हें यदि बचा कुचा राजनीतिक अस्तित्व बचाना है तो वह जनसभाओं का आदर करना सीखे, वह झूठे फरेब की राजनीति बंद करे। वहीं योगी सरकार के मंत्री ने ओम प्रकाश राजभर को मीडिया के मनोरंजन का साधन बताया। शनिवार को बलिया के चौकिया मोड़ पर आयोजित वृहद रोजगार मेले में आए श्रम एवं सेवा योजना मंत्री राजभर ने पत्रकारों से कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव नकारात्मक सोच के व्यक्ति है। उन्हें बचा कुचा राजनीतिक अस्तित्व बचाना है तो जन भावनाओं का आदर करना सीखे, झूठ फरेब की राजनीति बंद कर दे और ट्विटर खेलना बंद करें। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री का नाम तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।